देखिए कक्षा 7th में हम कौन सा इतिहास पढ़ते हैं? मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। कौन सा इतिहास पढ़ते हैं? मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 6th क्लास में जैसे आपको बताया प्राचीन इतिहास फिनिश करके आए हैं। सीक्वेंस में याद रखना, सबसे पहले आपने पाषाण काल पढ़ा था 6th में, उसके बाद आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, वेद उपनिषद आदि के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? वहीं पर आपने पढ़ा था जनपद महाजनपद पढ़ा था, वहीं पर आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। उसी में एक बड़ा महाजनपद मगध के बारे में आपने पढ़ा था। उसी समय सिकंदर का आक्रमण आपने भारत में पढ़ा था। धनानंद की सेना के डर के मारे वो पीछे रह गया, उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके बाद आपने पहले बच्चों मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। इसमें आपने राजा चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अशोक के बारे में पढ़ा था। पूरा चाहिए मैं बता दी ना। क्लियर है? अशोक का एक कौन सा युद्ध था बेटा जिसमें हुआ था? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। कलिंग का युद्ध पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? कलिंग का युद्ध याद आया? चलिए, उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ था, फिर आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। गुप्त वंश में राजा समुद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ा था। विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा था। जो विक्रम संवत चल रहा है वो गुप्त वंश से ही रिलेटेड है। कालिदास के बारे में पढ़ा था, गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा था, 12 मेहर के बारे में पढ़ा था। तो वो 6th क्लास की क्लासें थी। उसके बाद मेरे बच्चों आपने सम्राट हर्ष के बारे में पढ़ा था। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? सम्राट हर्ष के बारे में पढ़ा था आपने। सेम लास्ट वाले चैप्टर में आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास वहां से पढ़ लिया था। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ से शुरू हो जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास तो पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया मध्यकाल कंप्लीट और कंप्लीट। हमारी जो भारतीय व्यवस्था थी वो छोटे छोटे व स्वतंत्र राज्यों में बट चुकी है। स्वतंत्र राज्यों में बट चुकी है। यहाँ पे अलग स्थानीय राजा है। कैसे राजा है? स्थानीय राजा है। क्लियर? अब स्थानीय राजाओं में आपसी में क्या है? आपसी संघर्ष है। जब आपसी संघर्ष है तो हमारे देश में एकीकरण का अभाव है। आधार कार्ड वाले कौन बच्चे रहे? तब क्या है हमारे यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? आपसी फूट है। पूछोगे यार, राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो क्या होता है प्यारे बच्चों? मध्य एशिया से, ध्यान में रखना, मध्य एशिया है। कामपुरा मैं तो शिक्षा शारीरिक में कामपुरा में मैं तो शिक्षा पूरा ज्ञान सागर ना देखिए ये क्या है? ये क्या है? मध्य एशिया से कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत में आया करते थे, कुछ यात्री घूमने आया करते थे, और कुछ व्यक्ति केवल यहाँ पर यहाँ के सोने के मंदिरों को लूटने, यहाँ की संपदा को लूटने और अपने देश में ले जाकर अपने देश को समृद्ध करने के लिए यहाँ पर आए। तो इस समय जो मध्य एशिया के आक्रमणकारी और
व्यापारी यात्री और भारतीय राजाओं के बीच टकराव हुआ है। क्या हुआ है बेटा? इधर से एक मध्य व्यक्ति आ रहे हैं और इधर से क्या है? भारत है। इधर से मेरे बच्चों क्या है? भारत है। तो इन लोगों में तथा भारतीय व्यक्ति में क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है। तो इसमें आप टकराव का जो युग है इस सेंस में आप पढ़ रहे हैं, समझिए। अब यहाँ पर हमारे कुछ राजा तथा रानियों ने, कुछ राजा तथा राजपूत रानियों ने, राजपूत राजा तथा रानियों ने इन लोगों का बड़ी वीरता पूर्वक क्या क्या सामना किया, बहुत वीरता पूर्वक इनसे लड़े, इनको परास्त भी किया। लेकिन हमारे यहाँ पर आपसी फूट एकीकरण का अभाव, आपसी संघर्ष आपस में चलता रहता था। इसलिए अंततः जो हमारे स्वतंत्र तथा छोटे छोटे हिंदू राजा महाराजा थे वह क्या है? वह छोटे ही रह गया था, वो पूर्ण रूप से सत्ता को आउट नहीं कर सके। और यहाँ पर क्या धीरे धीरे प्यारे बच्चों दिल्ली सल्तनत का समय आ गया। पूरे उसमें भारत में क्या आ गया? दिल्ली सल्तनत छा गई। पूरे भारत में कौन छा गया प्यारे बच्चों? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की क्या थी? मध्य एशिया से आई एक शक्ति थी और पूरे भारत में फैली दिल्ली सल्तनत। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के बाद हटा के इसकी जो लेयर थी इसको हटा के मुगल आ गए। कौन आ गए पहले? तो आप दिल्ली सल्तनत तथा मुगल को ही केस स्टडी के माध्यम से आप पढ़ते हो। यस सर। केस स्टडी के माध्यम से आप पढ़ते हो इसको। अभी हम कौन से फेज को पढ़ रहे हैं? अभी हम टकराव की को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टकराव हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अरब आक्रमण हुआ। अरब आक्रमण हुआ। अरब आक्रमण मतलब पूरब का पश्चिम, अरब पूर्व, अरब पश्चिम से ये इंटरफेस ऐसे रहेगा। मैं अरब आक्रमण के बारे में आप अंडरलाइन करेंगे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला बोला। ये है यहाँ पर सिंध, पाकिस्तान में इस समय सिंध। तो किस पर हमला बोला? सिंध पर। तो पहले भारत में ही था। 712 में हमला किया। अब सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस। रोल नंबर 12 किसका है? कनक का है। 12 तुम्हारा है, इसी का। 712 ध्यान में रखेंगे इस हिसाब से। सिंध के राजा दाहिर ने उसके हमले को विफल कर दिया, जिससे वह दुम दबाकर भाग गया। तो सिंध पर एक राजा थे बेटा, कौन थे वो? राजा दाहिर। इसका आक्रमण किससे हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। वर्तमान मासों की बैठक होगी 712। आगे इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अरबों ने सिंध के बाहर भी हमले किए, सिंध के बाहर भी हमले किए, उधर भी हमले किए, पश्चिमी उत्तर भारत में। सिंध से वे आगे अपने पैर नहीं फैला सके। इसके अनेक कारण थे। राजस्थान व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार शासक व गुजरात के चालुक्य इतने शक्तिशाली थे कि वे अरबों के हर हमले को नाकाम करते रहे। स्पष्ट है कि अरब सिंध के साथ संसाधनों के बल पर अपना प्रभाव सिंध के परे फैलाने के हालात में नहीं थे। देखिए, राजस्थान तथा पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार था। राजस्थान में अर्थात यहाँ पर कितने पोर्टल में गुर्जर प्रतिहार था। कौन था? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। इन लोगों ने इनके हमले विफल किए और इधर कौन सा बना? चालुक्य बना। कौन सा मेरे बच्चे? चालुक्य बना। चालुक्य।
रक्षा की। अब अपने अनुसार बताओ कि भारत की किस दिशा से, दो दिशाओं का नाम लूंगा, पूर्व या पश्चिम, भारत पर अरब आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहला हमला 8वीं शताब्दी की किस सन में हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा दाहिर ने किस अरब आक्रमणकारी के आक्रमण को विफल किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर भारत में किस भारतीय शक्ति ने अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण को विफल किया? इस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, यही तुम्हें ध्यान रखना है, यही तुम्हें आंसर्स में पुट करना है, यही तुम्हें अपने दिमाग में पेस्ट करना है। क्लियर? दो ही चीजों के बारे में आप पढ़ते हो 7th में, दिल्ली सल्तनत तथा मुगल का चैप्टर फिनिश होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आधुनिक भारत के बारे में आप पढ़ते हो। तो इस समय क्या हो रहा था कि इन दोनों ने, गुर्जर पृथ्वीराज वंश तथा चालुक्य ने भारत की जो पश्चिमी सीमा थी उसको संरक्षित किया। क्या किया? संरक्षित किया। तो इन लोगों ने पश्चिमी सीमा को संरक्षित किया, पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर सीमा को, पश्चिमी उत्तर सीमा को संरक्षित किया। ऐसा ध्यान में रखिए। इंडियन शब्दों को चयन किया, संरक्षण किया, रक्षा की, बचाया, आक्रमण नहीं होने दिया। अब रानी बाई के बारे में पता चलता है कि रानी बाई, देखो क्या इनका रोल है। अब राजाओं का रोल, रानियों का रोल, सभी का रोल आएगा। रानी बाई सिंध के राजा दाहिर की पत्नी थी। पतिदेव ने भी अपना योगदान दिया इन लोगों को विफल करने में। अब देखिए रानी भी आ गई। वीरांगना रानी बाई महाराज दाहिर की राजरानी थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि दाहिर की राजपत्नी का नाम लाड़ी था। लाड़ी। लेकिन चचनामा के लेखक उसे रानी बाई लिखता है। चचनामा एक किताब है, चचनामा एक किताब है। कुछ उसको लाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाड़ी। लेकिन चचनामा लिखने वाला एक लेखक है, वो कहता है लाड़ी नहीं थी, वो रानी बाई थी। क्या लिखता है? रानी बाई। तो रानी बाई इज इक्वल टू लाड़ी। रानी बाई इज इक्वल टू लाड़ी। हंस रहे हो? हंसने का मतलब अपने दिमाग में बैठाते रहना। समझ में आ रहा है? इतिहास की दृष्टि, और पिट कोई भी सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अब दाहिर की राजमहिषी को इतिहास की दृष्टि से रानी बाई कहना अधिक युक्तिसंगत दिखाता है। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 712 में इराकी अरब शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूचिस्तान पर हमला बोला। देखिए खलीफा शब्द आया है, खलीफा, इस्लामिक खलीफा, इस्लामिक खलीफा। इस्लामिक खलीफा का मतलब होता है, इस्लाम में होता है राजा। इस्लाम में खलीफा का मतलब होता है राजा। क्या मतलब होता है? राजा। तो एक अरब का शासक था अल
हज्जाज एक व्यक्ति था, अल हज्जाज, उसका भतीजा तथा दामाद, अर्थात अपने भतीजे को उसने अपनी बेटी का विवाह किया था, तो कुल मिला के क्या हुआ, दामाद। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। उसने सिंध तथा बलूचिस्तान पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17। देखिए ये यहाँ पर लोकेशन देखेंगे, यहाँ पर लोकेशन देखेंगे, ये है सिंध, ये है सिंध, और यहाँ पर ये क्या है मेरे बच्चों, इधर सिंध के आगे क्या है, बलूचिस्तान, ये यहाँ पर क्या है, बलूचिस्तान। तो सिंध तथा बलूचिस्तान के बारे में भी देखेंगे। बलूचिस्तान बड़ा गरीब क्षेत्र है, बहुत गरीब क्षेत्र है। पाकिस्तान में आज बहुत गरीबी फैली हुई है, आक्रमण होते रहते हैं उधर। आगे पढ़ोगे तो सिंध तथा बलूचिस्तान के बारे में आपको ऐसा ही मिलेगा, वहाँ पर बहुत गरीबी फैली हुई है आज भी। पाकिस्तान से उनका खुद का विद्रोह चलता रहता है, घिराई चलता रहता है, उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है। 17 बार आक्रमण किया 17 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में क्या 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। 10,000 सैनिक भेजे गए उसके साथ सिंध पर। राजा चच के पुत्र राजा दाहिर, ये वही दाहिर है, तो कहने का मतलब है ये वही है मोहम्मद बिन कासिम। तो राजा चच के पुत्र कौन है? दाहिर। तो लाडी के ससुर साहब कौन हुए? चच। ऐसे समझोगे, चच के बेटे का नाम दाहिर, दाहिर की पत्नी का नाम लाडी और दूसरा रानी। उस समय ये यहाँ पर शासन कर रहे हैं और विदेशी आक्रमणकारी कौन आ रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। कितने सैनिकों के साथ? 10,000। किसका दामाद है? अल हज्जाज। कहाँ का शासक है वो? अरब का। खलीफा का मतलब क्या होता है? शाबाश। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व खलीफा उमर के समय से ही अरबों के हमले होते रहे। अब प्यारे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व खलीफा, तो जो पहला खलीफा था मोहम्मद बिन कासिम से पहला जो राजा था उमर, उसके समय से ही हमारा क्या चल रहा है? आक्रमण चल रहा है। इधर देखिए, इधर का वंशजों के नाम देखें, अल हज्जाज, अल हज्जाज। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इधर और कौन है? और कौन है? और कौन है इधर? उमर। इधर कौन है? राजा चच, लाहिर। पत्नी कौन है? लाडी या रानी माई। इनके बारे में देखते रहिए। राजा दाहिर ने 3 बार दुश्मनों को हराया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने अब तक का सबसे भीषण हमला किया था। दुबल को उजाड़ कर उसने वीरान कर दिया। दुबल एक क्षेत्र है, मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। उसके बाद नेरन पहुंचा। नेरन भी एक जगह है। दुबल तथा नेरन का जगह का सीक्वेंस याद रखना बेटा। दुबल तथा नेरन ये जगह है। दुबल तथा नेरन, दुबल उसके बाद नेरन। एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार करवा कर उसने सिंध नदी पार करने की योजना बनाई। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंधु नदी इधर रहती है। ये सिंधु नदी, तो सिंधु नदी को पार करना पड़ता था जो भी इधर आता था। और सिंधु नदी कोई ऐसी वैसी नदी नहीं है, तो 50-50, 60-60 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई जितनी है, मतलब बीच में इसकी। और ये लगभग 2800 किलोमीटर जितनी लंबाई की नदी है, बहुत लंबी नदी है। तो इसने इसे पार करने की योजना बनाई। सिंधु नदी का
Now let me ask the question from Rudraksh Kashyap. Next. आगे बढ़िए। नहरन के बाद नहरन पहुंचा, दुबल के बाद नहरन पहुंचा और मंदिर की पवित्रता नष्ट की, सिंधु नदी पार करने की योजना बनाई। राजा दाहिर ने उसका सामना करने के लिए सेना तैयार की। उसकी राजधानी आलौर नगर में थी, लेकिन वह रबार के दुर्ग से हमला करना उचित समझता था। वह अपने पुत्र जयसिंह और पत्नी रानीबाई, अब इनके पुत्र कौन है? जयसिंह, पत्नी कौन है? रानीबाई को लेकर सवार रबार के किले में चला गया। ये किसकी बात चल रही है? कौन से राजा की बात चल रही है? दाहिर। इनकी राजधानी कहाँ है? आलौर में। पत्नी कौन है? और पुत्र भी आ गए। जयसिंह पुत्र आ गए, अर्थात पोते आ गए राजा चचके पोते। अब समझिए, राजपूत बड़ी वीरता से लड़े सम्राट दाहिर सैन ने मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। वे जीते जी दुश्मनों से बहादुरी के साथ लड़ते रहे, किंतु अंत में धोखे से मारे गए। मैंने कहा ना, यहाँ पे एकीकरण का अभाव है, आपसी संघर्ष चल रहा है। धोखे से मारे गए। जब रानी को पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने यवनों का अंत कर देने के लिए मयान से तलवार खींच ली। मयान क्या होता है? तलवार रखी जाती है। मयान तलवार का घर, तलवार का गोल मयान। चचनामा में लिखा गया है कि 15,000 सैनिकों को लेकर रानी यवनों को रौंदना आरंभ कर दिया। यवनों को, तो यवन भी एक आक्रमणकारी थे। यहाँ से तो सभी आक्रमणकारी आ रहे थे। एक नए लोग की एंट्री हो रही है, यवन। किसकी एंट्री हो रही है? यवन। कक्षा 6 में आप पढ़ के आ रहे हैं सत तथा हूण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था सत तथा हूणों के बारे में। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था सत तथा हूणों के बारे में। एक नई प्रजाति आ गई यवन। एक नई प्रजाति आ गई भयंकर मार काट होने लगी, लेकिन वह बहुत देर तक अरबों के सामने न ठहर सकी। रानी लड़ती जाती थी और वीर सैनिकों के हृदय में उत्साह भी भरती जाती थी कि वीरों आगे बढ़ते चलो। पहले तो ऐसा लगता था कि राजपूत मैदार मार ले गए, लेकिन अंत में किले पर अरबों का आधिपत्य हो गया। कहने का मतलब, पहले ऐसा लगता था कि राजपूत जीत गए, लेकिन अरबों ने उनके किलों पर क्या कर लिया? आधिपत्य कर लिया। आधिपत्य, यहाँ आधिपत्य का मतलब समझो। आधिपत्य, ये शब्दों का मतलब समझो। आधिपत्य का मतलब होता है जब कोई किसी पर स्थापित हो जाता है, जब पूर्ण सत्ता में उसमें स्थापित हो जाए, इसको बोलते हैं अधिपत्य। क्या बोलते हैं? अधिपत्य। हाँ, राजमहिषी वीरांगना रानीबाई ने देखा कि किला दुश्मनों के हाथ में पड़ चुका है। उसे अंत में कर्तव्य स्थिर करने में कुछ भी देर न लगी। तो बेटा देखिए, हमने किस किस के बारे में पढ़ा? राजा दाहिर के बारे में पढ़ा, उनके पिताजी चच के बारे में पढ़ा, इधर हमने उमर के बारे में पढ़ा, नहरन के बारे में पढ़ा, दुबल क्षेत्र के बारे में पढ़ा, अरबार क्षेत्र के बारे में पढ़ा, राबार क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जयसिंह के बारे में पढ़ा, चच के पोते राजा जयसिंह के बारे में पढ़ा। अंत में किलों पर अरबों का आक्रमण का हो गया। अरबों ने क्या कर लिया? आधिपत्य भी स्थापित कर लिया। अब जौहर के बारे में पढ़ेंगे। जौहर प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। जौहर प्रथा क्या है? देखिए, रानीबाई किले की तमाम नारियों को सामने बुलाकर कहा कि गो हत्यारों के हाथ में हमारी स्वाधीनता चली गई है, हमें किसी भी हालात में उनकी दास्ता में नहीं रहना है। अपना
सतीत्व भंग कराकर पराधीन जीवन बिताना हमारे लिए कभी शोभान नहीं है। हम लोगों के पति स्वर्ग में राह देखते होंगे, वाह, प्रतीक्षा करते होंगे। हमें वीर नारियों की तरह अपना धर्म मूलक कर्तव्य पालन कर वहां शीघ्र चलना चाहिए। अब आप बताइए, अब रानियां ऐसा सोच रही हैं कि उनके पति उन्हें स्वर्ग में इंतजार कर रहे होंगे, अब उन्हें चिता पे एक साथ जोहर कर देना चाहिए। सही था गलत था? अपना मत बताइए, सही था गलत था? तो हाँ ना बोलो ना, सही था या गलत? सही था या गलत? यू आर ऑन द पॉइंट। यू आर ऑन द पॉइंट। हमें वीर नारियों की तरह अपना धर्ममूलक कर्तव्य शीघ्रता से निभाना चाहिए। हिंदू रमणियों ने रानियों को विश्वास दिलाया कि वे सब अग्नि देवता के हाथों में अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़िए। वह बहुत विशाल अग्निकुंड तैयार कराया गया। रक्त वस्त्र पहनकर राजपत्नी जलती चिता में ईश्वर और धन को साक्षी देकर कूद पड़ी। वाह, साक्षी से कह के गई। ईश्वर आग तैक रही थी, इसकी शिखाएं आकाश से बातें कर रही थी। ज्वालामय आर्य विजय की प्रतिनिधि की तरह रानी। ये चैप्टर पूरा, मतलब ये हेडिंग पूरी होने दो। सैकड़ों स्त्रियों ने इसी तरह अपने को होम कर रानी के से आगमन का आनंद अनुभव किया। आलोर और लाबार दोनों के तेजस्वी सती रानियों ने स्वर्ग के शमशान बन गए। चलिए, कल होगा गजनबी का आक्रमण।